जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष की एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं लीजेंड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गुरुदत्त की कहानी। आप जो भी सिनेमा में रुचि रखते होंगे सब जानते होंगे गुरुदत्त के बारे में। और मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। और उनके बारे में बहुत दिन से इच्छा थी कि उनके बारे में कंप्लीट जानकारी और उनका हॉरोस्कोप से उनका जो लाइफ है उसको देखूं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि एस्ट्रो सेज पर जो उनका जो हॉरोस्कोप दिया हुआ है उसमें 12 बजे का टाइम दिया हुआ था। और 12 बजे का टाइम वो एस्ट्रो सेज वाले तब देते हैं जब उनको टाइमिंग नहीं मिल पाती है, डिफॉल्टर में डाल देते हैं। तो लेकिन फिर भी 2-3 जगह से और ढूंढा तो उनका मुझे टाइमिंग मिल गया। उस टाइमिंग पर मैंने उनका हॉरोस्कोप भी बनाया और उस हॉरोस्कोप से उनका जीवन को जो है उनका इमेज दिखाने की पूरी कोशिश है इस एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उनके पूरे जो लाइफ का जो है उसको ब्रीफ में बतला देता हूँ। उनका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में। और काफ़ी कम उम्र में ही वो जॉब करने लगे थे। कलकत्ता में कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया। उसके बाद उनको हुआ कि मैं बम्बई आ जाऊं। बम्बई आ जाने के बाद 1944 में वो मुंबई आ जाते हैं। और वहाँ पे बम्बई में माटुंगा शहर है, माटुंगा कोई जगह है, वहाँ रहने लगते हैं। और वहाँ पे एक प्रभात फिल्म कंपनी बी शांताराम की होती है। उसमें वो बतौर सिनेमेटोग्राफर या फिर कोरियोग्राफर के रूप में वो उनकी जो जॉब लग जाती है और वो वहाँ पे कोरियोग्राफर के रूप में काम करने लगते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस 3 साल के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो उनके जीवन में बहुत आगे लेकर के चलती है। उसी समय में 1944 से 1947 के बीच में प्रभात फिल्म कंपनी में ही एक फिल्म बन रही थी, हम एक हैं। देवानंद की पहली फिल्म, देवानंद साहब की पहली फिल्म 1946 में आई थी, हम एक हैं। और वो फिल्म उसी प्रभात फिल्म कंपनी में बन रही थी। तो उस दौरान गुरुदत्त साहब का जो देवानंद साहब से और रहमान से दोस्ती होती है। तो दोस्ती जो होती है उसके पीछे भी बहुत ही अच्छी कहानी है कि गुरुदत्त साहब उस समय में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में थे। भाई सीधी सी बात है, मुंबई जा करके हर किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो स्ट्रगल करते वक्त वो अपने जहाँ कहीं भी रहते हैं तो वहाँ की स्थिति ये रहती है कि जो स्टूडियो होता है उसके आसपास में एक लॉन्ड्री होती है, एक ही लॉन्ड्री होती है। तो वहीं पे सबके कपड़े धुलने के लिए जाते हैं। तो गुरुदत्त साहब का भी कपड़ा वही जाता है, देवानंद साहब का भी वही जाता है। एक दिन ऐसा स्थिति आता है कि जब गुरुदत्त जब जाते हैं भाई अपने कपड़े लेने के लिए, तो लॉन्ड्री वाला कहता है आपके कपड़े तो धुले ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक कपड़ा वो देखते हैं पूरा प्रेस किया हुआ है अच्छे से, बोलते हैं यही कपड़ा दे दो, यही पहन लेते हैं। और उसके शाम में किसी मीटिंग में या कहीं पे किसी पार्टी में वो जाते हैं। वहाँ पे देवानंद साहब उनको मिलते हैं। देवानंद साहब देखते हैं कि इसने तो मेरे कपड़े पहन रखे हैं। और वो हालांकि दोनों हम उम्र ही थे, देवानंद उनसे 2 साल बड़े थे। तो वो कहते हैं कि भाई ये कपड़ा तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? तो वो कहते हैं कि अरे भाई ऐसा है, मैं तो गया था लॉन्ड्री पे गया था और कपड़े मेरे उसमें धुले नहीं थे। तो ये कपड़ा मुझे पसंद आ गया, ये जो सूट है, और मैंने उससे ले लिया और मैंने पहन लिया। देवानंद साहब को पहले तो गुस्सा आया था कि इसने मेरे कपड़े पहन लिए थे, लेकिन जब उसने सच्ची बात बतला दी गुरुदत्त साहब ने, तो उन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली दोस्ती हो जाती है। और दोनों में ऐसी दोस्ती होती है कि वो दोस्ती काफ़ी मतलब लंबी चलती है। और उन दोनों के बीच में एक दोस्ती में करार भी होता है। दोनों उस समय में स्ट्रगल में थे। देवानंद साहब भी स्ट्रगल में थे क्योंकि उस समय भी उनकी बस पहली ही फिल्म आई थी, हम एक हैं। और गुरुदत्त साहब भी इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए आए थे, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे। तो वो देवानंद कहते हैं कि अगर मैं कभी पहली फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर तुम रहोगे। गुरुदत्त साहब कहते हैं कि अगर मैंने भी कोई फिल्म डायरेक्ट की तो उसके हीरो तुम रहोगे। दोनों में इस तरीके से दोस्ती चलती है। साथ ही साथ रहमान भी वहाँ पे रहते हैं सेट पे, तो इनकी दोस्ती चलती रहती है। अब समय आता है 1946 में फिल्म आ जाती है। फिर 1951 में देवानंद की जो उनको फिल्म बनानी होती है, 1951 में प्रोड्यूसर बन जाते हैं और उनको अपनी फिल्म बनानी होती है बाजी। उनको अपना वादा याद रहता है। गुरुदत्त साहब को बोलते हैं कि भाई मुझे अपना वादा याद है और ये फिल्म मैं बना रहा हूँ, इसके डायरेक्टर तुम रहोगे। और वो गुरुदत्त साहब उस फिल्म को डायरेक्ट करते हैं और फिल्म सुपर हिट होती है। इस तरीके से फिर इन दोनों की दोस्ती भी आगे निकल जाती है और काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद एक बहुत सारी फिल्में आती हैं, काफ़ी सारी फिल्में आती है। 1951 में बाजी आती है। उसके बाद गुरुदत्त साहब 2-4 और फिल्में कर लेते हैं
और जाल, बाज और पता नहीं मिस्टर एंड मिसेस 55, इस तरीके से फिल्में चलती रहती है। लास्ट में फिर बाद में एक और फिल्में आती हैं, गुरुदत्त साहब को भी अपना वादा निभाना होता है, तो फिर वो सीआईडी बना रहे होते हैं, तो सीआईडी देवानंद की। तो उसमें हालांकि डायरेक्टर तो राज खोसला साहब होते हैं, लेकिन उसके प्रोड्यूसर होते हैं गुरुदत्त। तो वो फिल्म भी इन दोनों की आ जाती है, और इस तरीके से सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन गुरुदत्त साहब की चूंकि लाइफ में ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा हुई, वही ट्रेजिडी मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ कि आखिरकार 39 साल की उम्र में वो कैसे चले गए। और जो उनकी फिल्में हैं वो इतनी अच्छी फिल्में हैं कि जिसके बारे में बयान नहीं किया जा सकता है। जो क्लासिक फिल्में देखने के शौकीन हैं उनको पता होगा गुरुदत्त साहब के बारे में। तो इस तरीके से वो सारी बातें हो जाती है। उसके बाद जो पहली फिल्म जो आती है इनकी, तो उसके बाद ये होता है कि उसमें उनको गीता दत्त का जो फिल्म के अंदर में गाना होता है गीता दत्त का, तो गीता दत्त के साथ नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और गीता दत्त के साथ उनकी फिर वो शादी भी हो जाती है। गीता दत्त के साथ शादी कर लेते हैं। इसवी आपको ये है 1951 में बाजी आती है और 1953 में गीता दत्त जी से शादी हो जाती है। यानी कि 1951 में बाजी फिल्म आती है और 1953 में गीता दत्त की गुरुदत्त के साथ शादी हो जाती है। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में आती है। 1954 में आर पार फिल्म आती है गुरुदत्त की, हीरो की, वो भी फिल्म बहुत हिट होती है। उसके बाद सीआईडी आती है डायरेक्टर की हुई 1956 में, वो भी फिल्म हिट होती है। और इस तरीके से, लेकिन जीवन में कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से लाइफ में ट्रेजिडी आनी शुरू हो जाती है। तो उनके साथ भी यही हुआ। फिल्म गृहस्थ जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था गुरुदत्त साहब का। लेकिन 1956 में जब सीआईडी फिल्म आती है तो उसमें वो वहीदा रहमान जी को हीरोइन में ले लेते हैं। हीरोइन क्या मतलब छोटा सा रोल होता है, और उसके बाद से उनकी नज़दीकियाँ उनके साथ हो जाती है। और यही चीज़ गीता दत्त जी को पसंद नहीं थी, तो धीरे धीरे उनके बीच में तकरार भी होने लगता है। तो 1956 फिर 1957 में वो फिल्म अपनी जो कालजयी फिल्म मैं बोल सकता हूँ उनको, मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर गुरुदत्त साहब ने अगर एक ही फिल्म बनाई होती केवल प्यासा, तो भी वो बहुत बड़े डायरेक्टर होते, क्योंकि प्यासा फिल्म बहुत ही अच्छी मूवी है। और जो क्लासिक मूवी जो देखने के शौकीन है उनको तो बहुत ही अच्छी लगेगी। प्यासा फिल्म के पीछे की भी एक कहानी है कि वो फिल्म खुद डायरेक्ट करना चाहते थे गुरुदत्त, और हीरो नहीं बनना चाहते थे। हीरो के लिए उन्होंने दिलीप कुमार साहब को बोला हुआ था। दिलीप कुमार ने बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊँगा सेट पे, और वो उस समय नहीं आते हैं। और बाद में उनको ये भी होता है कि भाई नहीं आए, तो बाद में दिलीप कुमार साहब बोलते हैं कि भाई एक ही जैसे फिल्में मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ, इससे पहले मैं देवदास फिल्म कर चुका हूँ और सेम स्टोरी है, प्यासा की भी लगभग ऐसी स्टोरी है, तो मैं ऐसी फिल्म अब दोबारा नहीं कर सकता हूँ। लास्ट में गुरुदत्त कहते हैं कि चलो ठीक है मैं इस फिल्म में खुद ही बनता हूँ। तो वो गुरुदत्त की क्या बाय एक्सीडेंटल, यानी कि हीरो किसी और को बनना था, लेकिन उसके बदले में जब गुरुदत्त साहब उसमें अभिनय करते हैं तो जान डाल देते हैं। तो फिल्म बहुत अच्छी बन जाती है। प्यासा सुपर हिट हुई थी, काफ़ी अच्छी मूवी आई थी। इस तरीके से लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटियां भी हुई है, एक बेटी भी हुई, अरुंधत और नीना दत्त। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके गुरुदत्त साहब का वहीदा रहमान के साथ जो थोड़ा सा वो पसंद नहीं आ रहा था गीता दत्त जी को, तो इस तरीके से दोनों के अंदर में फ्रिक्शन होने लगा। और प्यासा बनने के दौरान तो दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही दूरियां बढ़ गई थी। और इस तरीके से उसके बाद गुरुदत्त साहब को अल्कोहल लेने की आदत पड़ जाती है और उनको नींद नहीं आती है। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, रात को नींद नहीं आती है। नींद नहीं आने की वजह से फिर वो डॉक्टर से भी दिखाते हैं। उसके बाद वो स्लीपिंग पिल्स जो होता है वो लेना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी पहले से ले रहे थे, कोई ये नहीं कि आज ही लिया। वो जब उनको समस्या आ गई उसके बाद से लेना शुरू कर जाते हैं। और गुरुदत्त साहब का एक और चीज था कि वो कभी भी दूसरे की नहीं सुनते थे, अपना कहते थे। इसी के चक्कर में उन्होंने जो कागज के फूल जो फिल्म थी, उसको बहुत सारे लोगों ने कहा था कि समय से पहले की मूवी है। हालांकि वो फिल्म लोगों ने कहा भी था कि ये फिल्म हो सकता है कि आपको नुकसान दे दे, तो उन्होंने पूरा रिस्क उठा करके सारा पैसा लगा करके वो फिल्म बनाई थी। और समझिए तो एक तरीके से अपनी रियल लाइफ को 5 साल पहले ही उन्होंने पर्दे पे उतार दिया था। मतलब अपनी एक तरीके से पूरी उनकी वो अपनी कहानी थी। उनकी जो अपनी कहानी थी वो उन्होंने दिखा दिया था कागज के फूल में।
1959 में, कि किस तरीके से रियल लाइफ था उसके अंदर में, कि पति पत्नी के बीच विवाद है, बीच में कोई हीरोइन है, फिल्म बन रही है, और लास्ट में जो डायरेक्टर होता है वो उसका निधन हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा था, ये भी एक महज इत्तेफाक कहा जा सकता है कि इतने बड़े डायरेक्टर ने 5 साल पहले अपने लाइफ के बारे में ही बना दिया। उनको भी पता नहीं होगा कि ये मेरी ही कहानी है, लेकिन कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो भी जाता है। तो इस तरीके से ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन होता है और वो शराब का सेवन करने लगते हैं। इससे पहले की मैं बात आपको बतला दूं तो उनकी शादी ये तीसरी थी। गुरुदत्त साहब की पहली शादी काफ़ी बचपन में हो गई थी, फिर दूसरी भी हुई, ये तीसरी शादी थी। और इस तरीके से उनके बेटे भी हो, बेटी से बहुत प्यार करते थे। तो असली जो कहानी जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि उस रात क्या हुआ जिस रात उनका निधन हुआ। वो डेट 10 अक्टूबर 1964, 10 अक्टूबर 1964 को आखिर किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को डिटेल से बतलाता हूँ। 9 अक्टूबर 1964 को उस समय में एक फिल्म बन रही थी, बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का वो डायरेक्टर भी थे, हीरो भी थे। तो वो फिल्म के लिए जो पटकथा लेखन जो होता है अबरार अलवी जी कर रहे थे। अबरार अलवी उनके यहाँ रात में आए हुए थे, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वो सारा लिख के उनको देने के लिए आए हुए थे। काफ़ी रात तक उनसे बात भी होती है और उनको भी ये नहीं लगा कि सुबह ऐसा दुर्घटना हो जाएगा। तो रात में वो बहुत देर बातचीत करते हैं, लेकिन उनके अंदर में जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा कुछ तो होगा, तो वो शराब का सेवन अत्यधिक करने लगे थे और नींद नहीं आती थी। नींद नहीं आने के लिए वो पिल्स को डायरेक्ट नहीं खाते थे। बस यहीं पे वो गलती क्या करते थे कि वो पिल्स को अल्कोहल के अंदर डाल के उसको घोल के तब पीते थे ताकि उनको अच्छे से नींद आए। कितनी बार ये करते थे, इसीलिए लोगों को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, चलो भाई ठीक है नींद नहीं आ रही है अपना दवा खा रहे हैं। तो ये 9 अक्टूबर 1964 को अबरार अलवी साहब 11 बजे रात में निकल जाते हैं सारा बात बोल के। उनका जो नौकर होता है रतन, उसमें वो परेड रोड मुंबई में रहते हैं, तो फ्लैट लेकर के अपना रेंट पे फ्लैट लेके रहते थे। पत्नी से अलग रहते थे, पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अलग रहती थी। तो उस रात की बात है, लेकिन अलग रहती थी लेकिन फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी। उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मुझे अपनी छोटी बेटी से मिलना है, नीना दत्त। वो छोटी सी 2-2.5 साल की थी उस समय बस। तो वो पत्नी बोलती हैं कि ठीक है अभी रात हो चुकी है, अब आज तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन वो जिद ठान लेते हैं कि नहीं मुझे अभी ही मिलना है। और चूंकि रात हो चुकी थी तो शाम हो चुकी थी, तो वो मना कर देती हैं। मना कर देने के बाद फिर वो फ़ोन कट जाता है, उसके बाद वो फ़ोन नहीं लगता है और उसके बाद वो और ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और ज़्यादा अल्कोहल शराब पीने लगते हैं। अबरार अलवी के साथ भी बातचीत होती है रात के 11 बजे, 3 बजे तक जो उनका नौकर था रतन वो उनको देखता है। उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। जब सोने चले जाते हैं तो सबको लगता है कि वो सोए हुए हैं। उसके बाद अगली सुबह गीता दत्त जी उनको बार बार फ़ोन करती हैं। भाई उनको भी टेंशन तो था ही, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। उनके रूम का जो फ़ोन है वो नहीं कोई उठा रहा होता। फिर रतन को फ़ोन करती हैं तो रतन फ़ोन उठाता है, बोलता है साहब तो सो रहे हैं। तो उसके बाद 2-4 बार और फ़ोन किया जाता है, लेकिन गीता दत्त आशंकाओं से उभर जाती हैं और वो बोलते हैं कि किवाड़ को तोड़ दो। किवाड़ तोड़ देने के बाद देखा जाता है कि वो अपने बेड पे मृत अवस्था में है। अभी भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये लगता है कोई ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो एक्सीडेंटल था, मतलब उन्होंने जो नींद की जो गोलियां थी वो एक्सेस अमाउंट में खा लेने से उनकी मृत्यु हुई, या फिर वो जानबूझ करके उन्होंने मृत होने के लिए ही खाई। ये अभी तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि उसके अगले ही दिन उन्होंने बहुत सारे जो माला सिन्हा को और राज कपूर से मिलने का भी अपॉइंटमेंट दिया हुआ था, उनसे मिलना था। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो एक एक्सीडेंट ही था। ये जो पिल्स ले, हालांकि वो आज एक ही दिन से तो पिल्स ले नहीं रहे थे, काफ़ी दिनों से पिल्स ले रहे थे। लेकिन फिर एक ही बात ये भी आती है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ये भी बोल दिया था कि अगर बेटी को लेकर नहीं आएगी तो मेरा मरा मुँह देखोगी। तो ये सारी बातें मिक्सिंग होती है कि हो सकता है उन्होंने जानबूझकर ही खा लिया हो। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी निकल के आती है कि ऐसा तो वो हमेशा बोलते थे, हमेशा करते थे। तो जहाँ तक लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब मृत्यु होती है तो रियल पता नहीं चल पाता है। हालांकि कुंडली के अंदर भी पूरा देखेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या परिस्थिति थी कि इतनी कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है।
बस मेन समस्या यही थी कि नींद नहीं आती थी, तो वो नींद की गोलियां लेते थे और वही नींद की गोलियां जो थी वो उनका काल बन गई। नींद की गोलियां वैसे खाई जाती थी, लेकिन वो शराब में घोल करके खाते थे, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद फिर उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं जाता है। इनके बारे में कुछ और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कागज़ के फूल बना रहे थे तो सभी लोगों ने उनको मना किया था, लेकिन वो कहते थे, वो सुनते किसी की नहीं थे और कहते थे कि नहीं हम बनाएंगे। और वो फिल्म इनकी बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ था। हालांकि उस नुकसान से वो उबर भी गए थे, बाद में उन्होंने साहब बीबी और गुलाम फिल्म बनाई, उससे वो उनका नुकसान जो था वो उबर गया था। तो इस तरीके से जो गुरुदत्त साहब का जो है काफ़ी कम लाइफ स्पैन रहा, केवल 39 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर उन्होंने केवल एक ही मूवी प्यासा फिल्म केवल बनाई, केवल एकमात्र प्यासा फिल्म भी बनाई होती, तो भी वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे। मतलब उनका जो भी फिल्म है सारी ब्लैक एंड वाइट ही हैं और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उनकी सारी फिल्में देखी हैं। तो काफ़ी मतलब डायरेक्शन कमाल का होता था और वो बहुत समय से आगे के बारे में ज़्यादा सोचते थे। बहुत सारी फिल्में हैं उनकी इसी तरीके की। तो इस तरीके से अब जो मैंने इनकी जो कुंडली बनाई है, इस कुंडली पर भी मैं पूरा जो है विवेचन करता हूँ, पूरा विवेचन, और आप लोगों को बतलाऊँगा। और थोड़ा ये कि जब उनकी हो जाती है तो उसके बाद गीता दत्त के बारे में भी बतला देता हूँ। तो गीता दत्त जी 1964 के बाद वो भी डिप्रेशन में डूब गई, फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो गई, गाना वगैरह तो मिलना बंद हो गया, उन्होंने गाना भी छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके वो भी अल्कोहल का ही सेवन करने लगी और 1972 में उनका भी लिवर सिरोसिस से निधन हो जाता है। तो इस तरीके से एक दर्दनाक अंत गुरुदत्त साहब का, उनके लाइफ में काफ़ी ट्रेजिडी रही। तो लेकिन चूँकि अभी इनका 10 अक्टूबर 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो अभी अब 10 अक्टूबर आने ही वाला है, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा एपिसोड मैंने बनाया। और इसके ऊपर मैं, चूँकि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ और कोशिश ये रहती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ तक जो बातें निकल के आएँ कुंडली से, वो भी आप लोगों के सामने रखूँ। तो अभी मैं जल्द ही इनकी जो कुंडली है वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें। आप लोग शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये चीज़ उसी पर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो लोग देख रहे हैं तो बनाया जाए। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि निश्चित रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों का भी अगर कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय क्वेरी है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो यूट्यूब से मेरा नंबर निकाल के आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि इनकी कुंडली में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं।